देखो 80% स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है वो 100% बुक से चेक किया जाता है, हर क्वेश्चन को रीड किया जाता है और हर वर्ड बाय वर्ड रीड करके मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और पेपर प्रेजेंटेशन जो है उसका बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई भी असर नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आपकी जो कॉपीज होती हैं, जो आपकी आंसर शीट्स होती हैं, ये किस तरीके से चेक की जाती हैं, एग्जैक्ट प्रोसीजर होता है, किस चीज को आपने माइंड में रखना होता है अपना पेपर अटेम्प्ट करते हुए, ताकि जब आपका पेपर चेक होने के लिए जाए, वो जो आपकी आंसर की कॉपी है वो चेक होने के लिए जाए, तो आपके मार्क्स किस तरीके से डिसाइड होते हैं। और ये चीजें मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि जो मेरे टीचर्स थे वो बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपीज को चेक किया करते, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स के चेकर थे जिनसे मैंने पढ़ा है। और इसके अलावा बहुत सारे जो बोर्ड एग्जाम्स के टीचर्स होते हैं, मैं उनसे बात की हुई है, और ये जो सारे क्वेश्चंस एक स्टूडेंट के माइंड में होते हैं ना, आपकी आंसर शीट को लेकर, बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, वो सारे मैंने उनसे पूछे और उन्होंने जो मुझे जवाब दिए वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। और मैं आपको बताऊंगा कि एक आपका जो पेपर है वो किस तरीके से चेक किया जाता है, ताकि आप अपना पेपर उसी तरह अटेम्प्ट करो जैसा कि रिक्वायर्ड है और आपको उसके मुताबिक नंबर मिले। अब यहां पर जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो ये आती है कि उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं अपने पेपर्स को लेकर। सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है उनके माइंड में, और जो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, वो ये होता है पहला क्वेश्चन कि सर क्या जो चेकर्स होते हैं या जो एग्जामिनर्स होते हैं, क्या वो अपनी मर्जी के मार्क्स लगा सकते हैं? क्या चेकर की अपनी मर्जी चलती है कि जब एक बच्चा अपना पेपर अटेम्प्ट करता है तो क्या पूरा वर्ड टू वर्ड चेक किया जाता है, या चेकर खुद से भी चेक कर कर अपनी मर्जी के मार्क्स दे सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे ने एक सवाल ठीक अटेम्प्ट किया हो और चेकर खुद से उसको गलत कर दे, या गलत अटेम्प्ट किया है और उसको वो सही कर दे? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो पूछ रहे होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं वो है कि क्या आपके स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, क्या स्टेप मार्किंग की जाती है कि नहीं? अब ये स्टेप मार्किंग क्या चीज है कि क्या हमें एक क्वेश्चन के कंप्लीट नंबर दिए जाते हैं, या हमें हर क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन करते हैं, क्या अगर हमारा आधा सवाल ठीक है और आधा सवाल गलत है तो क्या पूरा क्वेश्चन क्रॉस कर दिया जाएगा, या जस्ट जितने हमने स्टेप्स किए हमें उसके मार्क्स मिलेंगे? इसी तरीके से जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं किसी साइंस सब्जेक्ट के, तो क्या अगर हमने गलत सवाल लिखे तो क्या पूरा कट कर दिया जाएगा, या उसमें से चंद मार्क्स हमें मिलेंगे? तीसरा जो क्वेश्चन है जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। क्या पेपर प्रेजेंटेशन की डिमांड है हमारे पेपर के अंदर? क्या वाकई हमारे पेपर प्रेजेंटेशन से फर्क पड़ता है हमारे ओवरऑल अपनी आंसर शीट के ऊपर? तो ये चीजें मैं आपको बोर्ड के अंदर बताऊंगा। और जो चौथी चीज है वो बैक बेंचर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस चीज को मैं यहां पर आपके लिए सस्पेंस थोड़ा सा डालने के लिए इसको यहां पर छोड़ता हूं। लेकिन ये चीज जो बैक बेंचर्स हैं जिनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखो। स्पीड चाहे तेज कर सकते हो, लेकिन जब मैं कहता हूं ना कि ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो वाकई मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एक भी पॉइंट आपने इस वीडियो का स्किप नहीं करना। तो अब फौरन से बढ़ते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चंस आपसे, एक स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैंने अपने जो बोर्ड एग्जाम्स के चेकर्स होते हैं उनके सामने रखे थे, जो उन्होंने मुझे इन हर एक क्वेश्चन का जो जवाब दिया, वो जवाब सुनकर आपके जो होश हैं वो दंग रह जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, क्या चेकर अपनी मर्जी से चेक करता है कि नहीं? तो अब यहां पर आपने एक बात माइंड में रखनी है कि स्टूडेंट्स को के अंदर ना चेकर्स की जो एक इमेज बना दी गई है वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक सी है कि चेकर्स तो शायद जिन्न होते हैं जो कि जब उनका दिल करेगा वो नंबर काटेंगे, जब उनका दिल करेगा वो नंबर देंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है? चेकर्स बिल्कुल जैसे आपके स्कूल के या आपके एकेडमी के टीचर्स होते हैं, सेम वैसे टीचर्स होते हैं जो कि बोर्ड के पेपर्स को चेक करते हैं। ज्यादातर केसेस में जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं वो आपके मैट्रिक के पेपर चेक कर रहे होते हैं, और जो कॉलेज के अंदर सीनियर टीचर्स होते हैं वो आपके इंटर के पेपर जो है वो चेक करते हैं मेजर केसेस के अंदर। तो जब भी एक चेकर को कॉपीज दी जाती हैं, आपने ये भी माइंड में रखना है एक चेकर के पास मल्टीपल पेपर्स होते हैं, यानी कि उनको हर एक पेपर को चेक करने के लिए पे किया जाता है। आपका एक पेपर चेक करने के उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है? और उनके पास
हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेपर होते हैं। आप खुद सोचो कि जब आपको एक पेपर चेक करने के पैसे मिल रहे हो तो आप क्या चाहोगे? क्या आप सारा टाइम एक ही पेपर पर लगा दोगे उसको चेक करने के लिए, या आप चाहोगे कि मैं उतने टाइम में मैक्सिमम पेपर्स चेक कर सकूं ताकि मैक्सिमम रेवेन्यू उसमें से जनरेट हो सके? इस चीज को आपने माइंड में रखकर अपने इस सवाल का जवाब आपने खुद देना है। लेकिन हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि चेकर्स अपनी मर्जी से पेपर चेक करते हैं या नहीं। तो इसका जो जवाब है, अगर मैं कहूं तो ये जवाब 50-50 है, ठीक है। ना ही ये जवाब 100% एक्यूरेट है, ना ही ये जवाब 100% गलत है, ठीक है। होता कुछ यूं है, वो ये है कि आपके चेकर्स को दी जाती है एक आंसर की दी जाती है आपके हर चेकर को, जिस भी बोर्ड का है। आपने नोट किया होगा कि जब आप अपना बोर्ड का पेपर दे रहे होते हो या अगर आप पहली बार दोगे तो आपका एक पेपर कोड होता है। अब ये पेपर कोड क्या चीज है, ये आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जब आपको मैं पूरा बताऊंगा कि आपने पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, ठीक है। तो एक आंसर की दी जाती है, उस आंसर की पे हर पेपर का एक कोड होता है। अब पेपर कोड्स के अकॉर्डिंग जब आप पेपर देने जाते हो तो आपके साथ जो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है आपके आसपास वाले बच्चों की, उनका पेपर कोड डिफरेंट होता है। तो पेपर कोड जो है उसकी बेसिस पर ऑब्जेक्टिव की तरतीब चेंज होती है। तो अगर एक बच्चा ये चाहे कि वो अपने साथ वाले बच्चे से पूछ ले कि दूसरे वाले एमसीक्यूज की क्या ऑप्शन है, 8वें वाले एमसीक्यूज की क्या ऑप्शन है, तो शायद आपके पास जो क्वेश्चन आया है और जो उस बच्चे के पास क्वेश्चन है, उन दोनों का पेपर कोड डिफरेंट होने की वजह से उनके क्वेश्चन की तरतीब जो है वो चेंज होगी, ठीक है। तो आंसर की दी जाती है, उस आंसर की के अंदर हर क्वेश्चन का आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाए, उनके आंसर्स दिए गए होते हैं, और जो सब्जेक्टिव टाइप होती है उसके भी आंसर दिए गए होते हैं। अब ये चेकर की मर्जी है कि वो 100% जो आपके ऑब्जेक्टिव तो आपके उसने आंसर की से ही चेक करने हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव टाइप है उसमें चेकर को थोड़ा सा फ्री हैंड इस तरह मिल जाता है कि की तो उनके पास मौजूद होती है, लेकिन वो खुद से भी बच्चे के आंसर को रीड कर उसके मुताबिक उसने जितने मार्क्स उसको देने चाहिए, जितने मार्क्स वो डिजर्व करता है, वो उसको उतने मार्क्स जो है वो दे देता है। यानी कि आप में से जो बच्चे इसलिए परेशान है कि हम अगर खुद से लिखकर आते हैं, हम बुक की वर्डिंग को यूज नहीं करते, तो क्या हमारे मार्क्स कटेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने जो वर्डिंग लिखी है वो बुक के साथ मैच करती है, कुछ चीजें जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आप बिल्कुल बुक से हटकर कुछ नया ना लिखकर आ जाओ, बल्कि उस बुक से मिलता जुलता सेल्फ राइटिंग के जरिए लिखकर आ जाओगे, आपको नंबर मिलेंगे। और जो बच्चे ये समझते थे कि हमारा पेपर जस्ट बुक टू बुक होता है, हर एक लाइन चेक की जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चेकर को इतना फ्री हैंड जो है वो दिया जाता है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या स्टेप मार्किंग होती है? क्या हमें अपने स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं? जैसा कि अगर आप मैथ के पेपर की बात करते हो और मैथ में मैं कहता हूं कि मैंने ये वाला स्टेप किए हैं, डिफरेंट स्टेप, और मेरा आंसर जो है वो इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही थी और मेरा आंसर जो है जिसकी वजह से गलत आया, तो क्या मुझे उसके मार्क्स मिलेंगे? इस चीज का मैं खुद विटनेस हूं कि जब मैंने अपना बोर्ड का पेपर रीचेक करवाया था और मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, जब वो किसी ने अपना पेपर रीचेक करवाया तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके हर क्वेश्चन के अंदर आप ये समझ सकते हो स्टेप्स की मार्किंग होती है। यानी कि आपको अगर कोई स्टेप गलत है और उसकी वजह से आंसर गलत आ रहा है, तो आपने जितने स्टेप्स किए हैं आपको उसके मार्क्स जो है वो मिलेंगे। अब लेट्स से अगर उर्दू का पेपर है या इंग्लिश का पेपर है, उसके अंदर हमारे पास लेटर या एप्लीकेशन होती है। अब आप जानते हैं कि लेटर और एप्लीकेशन का हमारे पास एक खास फॉर्मेट होता है, ठीक है। अगर तो उस बच्चे ने वो जो फॉर्मेट है उसको फॉलो किया है, तो उस फॉर्मेट के उसको जो मार्क्स हैं यहां पर वो मिल रहे होंगे, ठीक है। वो जितने भी नंबर का फॉर्मेट होगा उसके मार्क्स उसको मिल रहे होंगे। अब उर्दू की अगर बात करते हैं, तो उर्दू के अंदर जब आप कोई खुलासा करते हो या आप कोई तशरीह करते हो, तब उस तशरीह करने के अंदर जो हवाले मतन होता है, आप ऐसे समझ सकती हो कि जो हवाले मतन है उसके मार्क्स है, ठीक है। लेट्स से उसका 1 नंबर है, ठीक है। इसी तरह जब आप उसकी तशरीह स्टार्ट करोगे तो उसकी तशरीह के भी चंद मार्क्स होंगे, लेट्स से 4 मार्क्स जो है वो उसकी तशरीह के। तो इस तरह हर स्टेप वाइज बोर्ड की उस आंसर की के ऊपर, उस आंसर शीट के ऊपर मेंशन होता है कि आपने बच्चे को, अगर उसने ये चीज लिखी है तो उसके मार्क्स मिलेंगे, अगर ये चीज लिखी है तो उसके मार्क्स मिलेंगे। ये चीज उन बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ये समझते हैं कि अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं। भैया क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, क्योंकि ना होने से कुछ होना बेहतर है, ठीक है। लेस इज
बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो आपने कम से कम कुछ ना कुछ लिख कर आना है, क्योंकि आपके कुछ ना कुछ लिखने के नंबर आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। बजाय के 0 मार्क्स लेने के चंद नंबर लेना ज्यादा बेहतर है आई थिंक। तो अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि तमाम बच्चे इस चीज पे परेशान होते हैं कि क्या पेपर प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंस है या नहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि जब आप वाइवा देने जाओ, आपको सारे जवाब आते हैं, लेकिन अगर आप वाइवा में बता ही ना पाए, अपने टीचर को वाइवा दे ही ना पाए, उनके क्वेश्चंस के आंसर कर ही ना पाए, तो किस काम का जो आपके माइंड में था। सेम अगर आपको पेपर आता है, ठीक है, हर चीज आपको क्लियर है, आप उसको पेपर पर प्रेजेंट ना कर पाए, पेपर में उसको अटेम्प्ट ना कर पाए सही तरीके से, तो उस आने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि 40% जो आपके माइंड में कंटेंट है आपके पेपर के अकॉर्डिंग, वो मैटर करता है सिर्फ 40%, और 60% मैटर करता है कि आप उसको कैसे पेपर पे उतार के आओ, कैसे आपने पेपर पर उसको प्रेजेंट किया है। अब किस तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, टॉपर्स किस तरीके से अपने पेपर के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ये वीडियो आपको जल्द ही आपके बोर्ड एग्जाम से पहले इस चैनल पर मिलने वाली है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और जो हम मैराथन का सफर लेकर स्टार्ट हुए थे 3 महीने पहले से बोर्ड एग्जाम्स के, जो कि अब जो है वो अपने एंडिंग्स की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम जो है वो आ रहे हैं, करीब आते जा रहे हैं। तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि इन फ्यूचर जो मैं वीडियोस अपलोड करूं, जो कंटेंट आपके लिए बनाऊं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पोजीशन लेने में मदद करेगा, वो बाकी दोस्तों के साथ भी मिलता रहे, उनको शेयर होता रहे, उनकी भी जो है वो हेल्प होती रहे। तो प्रेजेंटेशन के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको लिए यहां पर रखूंगा ना, वो है सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन बड़ा मैटर करता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैंने इस तरह के देखे हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर देते हैं। ठीक है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने पहले सेक्शन 1 अटेम्प्ट करना है, फिर सेक्शन 2 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप जानते हो जैसे कि हमारे पास जो सेक्शन नंबर 1 होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसके अंदर हमारे पास होते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ठीक है बच्चों, आपने जो मिस्टेक, जो ज्यादातर बच्चों की मैंने मिस्टेक्स देखी है ना, वो ये करते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3। इस तरतीब से आपने बचना है। ठीक है, आपने ये कोशिश करनी है कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 को ही अटेम्प्ट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4। फिर जब लॉन्ग पे जाओ तो लॉन्ग में आप पहले क्वेश्चन 5 अगर करना चाहते हो वो करो, फिर क्वेश्चन, मतलब लाइन वाइज, ऑर्डर वाइज चलना है, ऑर्डर मैटर करता है। आप ये कर सकते हो कि जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लेट से आपके पास जितने भी पार्ट्स हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला सवाल आपको जो आता था वो लेट से तीसरा वाला पार्ट आता था, आप उसको पहले अटेम्प्ट कर दो। ठीक है, 5वें वाले को उसके बाद कर दो, दूसरे वाले को उसके बाद। आप अंदर ऑर्डर चेंज कर सकते हो पार्ट का, लेकिन मेन क्वेश्चन का ऑर्डर जो है वो सेम रहना चाहिए। ये सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है और एग्जामिनर को बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर है वो है रफ वर्क का। ठीक है, ये रफ वर्क का बच्चे बहुत पूछते हैं कि भैया रफ वर्क कहां करना है। अब यहाँ पर 2 किस्म के बच्चे हैं। एक किस्म का जो बच्चा है वो क्या करते हैं, वो रफ वर्क के लिए ये उनकी, अगर वो उनके पास आंसर शीट है तो वो साइड पर एक लाइन लगा देते हैं, ये अपना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, साइड पर लाइन लगाकर यहाँ पे RW लिख देते हैं और यहाँ पर अपना रफ वर्क करते हैं, जो कि अगेन बहुत बुरी चीज है। ठीक है, ये बहुत बैड इंप्रेशन डालते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि बोर्ड के चेकर्स कह रहे हैं। आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि जब आपको वो कॉपी मिलती है जिसके ऊपर आपने अपना, जो आपकी आंसर शीट कहलाती है, आपने उस कॉपी की जो बैक साइड होती है, बिल्कुल एंड वाली साइड जो होगी, मेरे पास अगर कोई कॉपी इस टाइम पड़ी हुई तो मैं आपको लाजमी से दिखाता, बल्कि आप 1 सेकंड वेट करो, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि ये लेट से मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है, ये मुझे बोर्ड एग्जाम की तरफ से मिली है, तो उसकी जो बिल्कुल बैक साइड होगी, बैक साइड पर आप जानते हो स्टार्टिंग में और बैक साइड पर जो है वो आपकी बबल शीट होती है, जो आपने बबल शीट का एक पेज साइड में किया। अब जो आपको यहाँ पर जो लास्ट पेज नजर आ रहा होगा, ये आपका रफ वर्क है। आप यहाँ पर लिखोगे रफ वर्क, और अपना जितना रफ वर्क होगा वो यहीं पर करोगे, और याद से जब आप अपना पूरा रफ वर्क कंप्लीट कर लो, आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, आपने पेन से या मार्कर से उसके ऊपर लाइन भी लगानी है, ऊपर रफ वर्क भी लिखना है और साथ लाइन भी लगानी है। ठीक है, इस चीज को आपने लास्ट में से अपने माइंड में रखना। अब तीसरी चीज जो है, जो पेपर प्रेजेंटेशन में हेल्प करेगी, वो है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एग्जामिनर के पास बहुत ज्यादा
पेपर्स है चेक करने के लिए, उसके माइंड में यही होगा कि जितने कम टाइम में जितने ज्यादा पेपर चेक करो उतना एग्जामिनर का या चेकर का फायदा होगा, ठीक है। तो वो बजाय कि आपके सारे सारे क्वेश्चंस पढ़ने के, अगर आप उसको ये खुद से कह दो कि आपने जस्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं आप उनको मार्कर के साथ लिखो, तो एग्जामिनर की जो डायरेक्ट नजर है वो आपके पूरे क्वेश्चन पर नहीं बल्कि उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, इंपॉर्टेंट डेट पर या कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है उसके ऊपर जाएगी और वो उसको देखकर टिक लगाकर अगले पेज पर या अगले क्वेश्चन पर चला जाएगा। तो आपने अपने एग्जामिनर को बताना है कि तुमने क्या चेक करना है और क्या चेक नहीं करना, ठीक है। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। आपने कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना और इसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो कि इतना ज्यादा उसको मार्कर के साथ अपने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं कि भूल जाते हैं। दिखने से लगता है शायद मार्कर जो है वो आपने पेन की जगह पर यूज किया, आपने शायद पेन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ऐसा नहीं। आपने बहुत प्रिसाइज तरीके से इस चीज को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपने हाईलाइट करना है, ठीक है, कि बुरे भी ना लगे और आपके हर क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो हाईलाइट हो जाए ताकि एग्जामिनर की नजर डायरेक्ट उस एक क्वेश्चन के ऊपर पड़े और वो टिक लगाए और अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाए, ठीक है। आप खुद अपने पेपर प्रेजेंटेशन के जरिए एग्जामिनर से जितने नंबर हो सके उतने नंबर खींच सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है। इसके बाद जो लास्ट चीज जो कि आप इंतजार कर रहे थे बैक बेंचर्स के लिए, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, वो ये है जो कि बोर्ड के जो चेकर्स थे उन्होंने मुझे बताई है कि कभी भी बोर्ड एग्जाम के जो चेकर्स होते हैं वो आपको फेल करना नहीं चाहते, वो आपके मार्क्स कम करवाना नहीं चाहते, ठीक है। हमारे क्योंकि माइंड में ये बना है कि शायद चेकर हमसे ही बहुत ज्यादा दुश्मनी है, या वो घर से लड़कर आया होता है, या वो नींद में होता है इसलिए हमारे पेपर चेक करता है, या शायद उसको आता नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपने ये चीज माइंड में रखनी है। अगर आपको कभी ऐसा हो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा या आपको पेपर नहीं आता या आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में उस टाइम याद नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बजाय के उस क्वेश्चन को छोड़कर आने के आप उस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ लिख कर आओ, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, पहली बात तो ये कि आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई अनसीन क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये तो आइडिया हो जाता है ना क्वेश्चन पढ़ के कि ये किस टॉपिक में से आया है, ठीक है। तो आप उस टॉपिक के मुताबिक थोड़ा सा कुछ ना कुछ उससे मिलता जुलता जो है वो लिख कर आओ, कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, ठीक है। आपको यहां पर नंबर मिलेंगे, ठीक है। मैंने अगेन बताया कि एग्जामिनर्स को, चेकर्स को कोई खुशी नहीं होती आपको फेल करने से या आपके नंबर कम आने से, या आपकी अगर किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है, उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन वो ये चाहते भी नहीं है, ठीक है। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है वो पास हो जाए, लेकिन ये बच्चा होता है जो कि चाहता है, जो कि कहता है अपने चेकर से कि मुझे फेल करो आके, ठीक है, नहीं मैंने कुछ करना, फेल कर दो मुझे, ठीक है। ये बच्चा चाहता है, जो एग्जामिनर है वो नहीं चाहता, ठीक है। आपने डिसाइड करना है कि एग्जामिनर आपको किस तरह के नंबर दे, ठीक है। तो आपका पेपर डिसाइड करेगा, आप वहां पर मौजूद नहीं होगे, ठीक है। तो आपने अपना पेपर अटेम्प्ट ऐसे करना है, आपके आंसर शीट की कॉपी इतनी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए कि वो खुद बोले कि मैं किसकी कॉपी हूं या मैं किसकी आंसर शीट हूं, ठीक है। तो इस चीज को आप माइंड में रखोगे तो आपकी जो आंसर शीट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी चेकिंग 100% एक्यूरेट होगी और आपके माइंड में वो जो एक शक है कि एग्जामिनर सही चीजों को भी गलत कर देते, तो ऐसा नहीं है। उनके पास एक आंसर की होती है, वो पढ़े लिखे इंसान होते हैं, ठीक है। वो ये नहीं है कि किसी भी जगह से उठ के आगे चेक करने के लिए। ज्यादातर कॉलेजेस के टीचर्स जो कि हायर एजुकेशन वाले टीचर्स होते हैं वो चेक करते हैं आपकी कॉपीज और वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इस मिथ को हमें अपने दिमाग से निकालना है और अपनी 100% तैयारी करनी है, क्योंकि हर चीज हमारे कंट्रोल में जब तक बोर्ड एग्जाम्स नहीं आ जाते। हर चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मार्क्स से लेकर अपनी डेस्टिनेशन, अपने गोल, हर चीज हमारे अचीवेबल है और हमारे कंट्रोल में है। बस फर्क इतना है कौन उस तक पहुंचने की कोशिश करता है और कौन कोशिश नहीं करता, कौन सीधे रास्ते पर चलता है, कौन नहीं चलता। तो आपको उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, लेकिन सबसे पहला कमेंट आपने ये करना है, दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ, ठीक है। ये मैं आपसे इसलिए लिखवा रहा हूं कमेंट सेक्शन के अंदर ताकि आप अपने आप से अफर्मेशन करो, आपको याद आता रहे कि मैंने उस कमेंट के ऊपर उस फला वीडियो के अंदर लिखा है और बहुत सारे बच्चों ने वो कमेंट पढ़ा है और मैं अब उन सारे को बच्चों को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यस दिस विल बी द बेस्ट एग्जाम
एग्जाम ऑफ माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट एग्जाम होगा। तो ये चीज आपको मोटिवेट भी करेगी और आपको डिसिप्लिन में भी रखेगी। तो तब तक के लिए सी या, टेक केयर। मैराथन हमारी अभी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ है इस मैराथन के अंदर, तो अकेले इसका फायदा उठाने से बेहतर है अब अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, अच्छे से कमेंट करना। इस वीडियो को जितना हम बूस्ट कर सके उतना बूस्ट करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों का इससे बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए सी या, टेक केयर। मिलकर लड़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक कर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।